4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि आज के पाथे आज नहीं जलते। ये बेसिकली उपलों के बारे में कहा जाता है। जब गोबर के उपले बना करके पाथे जाते थे, उनको दीवार पे लगाया जाता था, सूखे जाते थे, समय लगता था। तो आज के पाथे आज ही नहीं जलते। देवेंद्र फडणवीस के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ। 99% उन्हीं को सीएम बनना है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अड़चने आ रही हैं। बार बार शपथ समारोह 2 तारीख से फिर 5 तारीख, 5 तारीख से फिर पता नहीं कब। एग्जैक्टली खबर नहीं आ पा रही है कि वजह क्या है। बताया यह जा रहा है बहुत सारे बुद्धिजीवी के माध्यम से कि अमित शाह की वो दुश्मनी आज के पाते आज नहीं जलते, वो काम आ गई है। अब आकर के देवेंद्र फडणवीस के सामने खड़ी हो गई। लेकिन आरएसएस की तरफ से भी कुछ खबरें बताई जाती हैं कि एक ऐसा नहले पे दहला मारने जा रहे हैं कि जिसमें अमित शाह और मोदी जी भी परेशान हो जाएंगे। आप जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के करीब हैं, लेकिन अमित शाह के दूर हैं। अमित शाह से दूर इसलिए बताए जाते हैं, कई बार बड़े बड़े देश के बड़े पत्रकारों ने बताया कि जब वो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के थे, उस जमाने में अमित शाह ने कोई फाइल, कोई काम करने के लिए कहा, उन्होंने डायरेक्टली मोदी से कह दिया। वो एक ऐसी प्रकाश है कि उनको पहले तो सीएम से डिप्टी सीएम बनवाया अमित शाह जी ने, प्रमोशन से डिमोशन कर दिया, और अब आकर के जब भारतीय जनता पार्टी खुद अपने दम पर सरकार बनाने के करीब है, तो ऐसे समय में आकर के देवेंद्र फडणवीस के सामने कई सारे नाम आ रहे हैं। एक पूना के वो हैं विधायक, मंत्री हैं, सॉरी केंद्र में राज्य मंत्री हैं, और कई सारे लोग हैं, एक तेली समाज से हैं, मतलब बहुत सारे लोग आगे खड़े हो गए। एक मराठा भी आ गए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जिनके बारे में नाम करके चुनाव लड़ाया जा रहा था, देवेंद्र भाव करके, मतलब अपना भाई, इस तरह से कोई बात, और चीफ मिनिस्टर का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आखिर क्या वजह हो रही है कि 23 तारीख को रिजल्ट आ गया, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक के बारे में बताया जा रहा है। ये ऐसा तो नहीं कि देवेंद्र फडणवीस बैठे होंगे और वो पर्ची उनको दे दी जाएगी, जरा पढ़ देना, और वो फिर जो है वसुंधरा राजे की तरह पढ़ दें। ऐसा भी संभव है। भारतीय जनता पार्टी को जहां देश को चलाने का वो दावा करते हैं, एक काम और भी है, सरप्राइज करने का। 8 नवंबर 2016 को हो, या फिर कोरोना के अंदर रातों रात लगा देना हो, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। चीफ मिनिस्टर बदल देना, उसको मालूम ही नहीं कि मुझे बदला जा रहा है। कल एक दिन पहले तारीफ हुई खट्टर साहब की, दूसरे दिन बदल गए। खैर, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब अमित शाह अड़े हुए हैं। ऐसा लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है। आप कई देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी की बात आप सुन सकते हैं। एक बात, अब अगर देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता है, चूंकि देवेंद्र फडणवीस अगर चीफ मिनिस्टर बन गए तो 2 चीज़ें प्रॉब्लम होंगी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस दोनों कम उम्र के हैं। 54 साल उम्र बताई जाती है देवेंद्र फडणवीस की। अमित शाह का जो अगला कदम प्रधानमंत्री वाले रोल पर है, वहाँ ये दोनों लोग खड़े हो सकते हैं, और पहले भी होने लगा था। देवेंद्र का नाम आगे नरेंद्र के साथ जोड़ने लगा था। तो ये भी बात है कि चीफ मिनिस्टर बन जाते तो फिर पावरफुल बन जाएंगे, फिर मजबूत हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस, 128 सीटें हो जाती हैं। यही तय करने का, यार हम ही तय करके बता रहे हैं आपको कौन बनेगा। इन दोनों में से कोई बन जाएगा। तो अमित शाह बहुत आगे तक की खेलते हैं। ऐसा लोगों के बातचीत के अंदर ये बात निकलेगा ना, कयास भी लोग लगा रहे हैं। ये खबरें नहीं हुआ करती हैं कि फला नेता ने यूं कह दिया। इसके लिए तो आप अखबार पढ़ लीजिए, झूठी सच्ची मिल जाएगी आपको। ये तो एक्चुअली राजनीति की खबरें होती हैं, खबर के पीछे की खबर होती है। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नज़र हमारा है काम, हम उसको महसूस करें, किसी की बात सुने, किसी की बात सुने, और जोड़ करके आपके सामने एक बात रख दें कि साहब ऐसा भी संभव है। तो ऐसा संभव हो सकता है। चूंकि योगी आदित्यनाथ को भी बार बार हटाने की कोशिश की जा रही थी, तो फिर एक दूसरा योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के अंदर क्यों मजबूत पैदा कर दिया जाए, जो 48 सीटों का प्रतिनिधित्व करेगा। 48 सीटें अभी सांसद की तो नहीं है, लेकिन भविष्य में तो चुनाव होने हैं ना 2029 में। तो ऐसे समय में अमित शाह के सामने ये भी एक प्रॉब्लम है। देवेंद्र को बना करके वो मजबूत कर दें और भविष्य में उनका दावा प्रधानमंत्री के लिए थोड़ा कमज़ोर हो जाए, ये एक दिक्कत की बात है। एक बात, लेकिन इसके पीछे अब देवेंद्र फडणवीस भी थोड़े से मजबूत तो नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़े हल्के पड़े हैं। लेकिन आरएसएस की तरफ से ये बात बताई जा रही कि हो सकता है उनको अगर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना देंगे। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एक ये बन गए तो होगा क्या, फिर वो भी मजबूत पद, पूरी पार्टी के अंदर कमांड आ जाएगी।
फिर जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं उनको साइड ठिकाने का लगाने का काम करने लगेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो इस तरह की चहमे गोइयाँ आ रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने झगड़े हो गए कि महायुति के झगड़े ही भूल पा रहे हैं। उधर शिंदे ने जो काम किया वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। उसने भी कह दिया कि 12 मंत्रालय चाहिए यार ऐसे ज़बरदस्त जिसमें भारतीय जनता पार्टी परेशान है। स्पीकर का पद आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। चूंकि सभी को अपनी अपनी पार्टियां बचाने का हक है, सभी को अपनी अपनी पोजीशन बचाने का हक है। तो अमित शाह अगर बचा रहे हैं भविष्य अपना तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। मोदी जी के बाद जो दूसरे नंबर के नेता भारतीय जनता पार्टी में कहे जाते हैं वो अमित शाह ही तो हैं। अब अमित शाह को चैलेंज करने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जाने अनजाने में अगर आ जाते हैं या देवेंद्र फडणवीस आने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको रोकना किसका काम है। पार्टी को भी चलाना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे भी ले जाना है, आरएसएस से समन्वय भी रखना है, हिंदू मुस्लिम भी करना है, तमाम चीज़ें करनी है। लेकिन ऐसे लोगों को भी समतल कर देना, चूंकि मोदी जी ने भी यही किया है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, मध्य प्रदेश में शिवराज, वसुंधरा राजे, इधर फडणवीस, मतलब एक लंबी फहरिस्त है जनाबे वाला। तो कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में अगर मोदी जी या अमित शाह से ऊपर जा रहा है, जा सकता है, तो उसको अभी बंद कर देना चाहिए नहीं। तो ये तमाम चीज़ें सामने हैं दोस्तों जो बुद्धिजीवी वर्ग बता रहा है। बुद्धिजीवी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक लोग हैं, उनकी नज़र बड़ी वसी है, वो आगे तक की सोच लेते हैं। लेकिन इस बीच आप एक बात और समझ लीजिए, आपने क्या खोया और मैंने क्या पाया। चलिए, मैंने क्या खोया, आपने क्या पाया। ठन ठन कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया हमने। क्या पाएंगे? जब वोट करते हुए हिंदू मुसलमान बन जाएंगे तो क्या पाएंगे? जब वोट करते हुए जातिवाद में बढ़ जाएंगे तो क्या पाएंगे? हमारे सवाल ही दरअसल दूसरे हैं। हमारे सवाल तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की प्राथमिकता है। मैंने आपसे बताया ना, चीन जो है वो $62 बिलियन का सोना निकाल रहा है ज़मीन में से। यहाँ मस्जिद खोदो अभियान चल रहा है। आप मस्जिद खोदिए बराबर, आपको मिल जाएंगे तमाम। फिर वो कहेंगे कि मठ थे यहाँ पर। इन्हीं रबिश चीज़ों में लगे रहिए, लोगों को लगाए रखिए, तंत्र और तमाम संस्थान और विभागों को इसमें लगाए रखिए। पैसा जिस पुलिस वाले का जाता है तुम्हारी और मेरी जेब से, वो लगा हुआ इसी चक्कर में कि कुंदरकी में ज़्यादा वोट परसेंटेज मुसलमानों का ना हो जाए। संभल के अंदर गोली चलाने का आरोप लग जाते हैं, इसी में वो तमाम चीज़ें हैं। अरे ये बंद कर दो। अरे रवांडा बनाने का प्रोग्राम है भाई। 2014-12 में जब थे, उससे पहले मनमोहन सिंह अच्छा खासा चल रहा था। दूसरे प्राथमिक सवाल थे, चीन से लड़ाई थी भाई, बात चल रही थी। जिन चीज़ों को आज आप कर रहे हैं मनमोहन सिंह पहले कर रहे थे। लेकिन इन चीज़ों का सवाल कौन करे? वो जनता करे जो ज़ोंबी बन चुकी है, यानी कि आप में और मुझ में एक बड़ा समाज जो ये सोचता है कि नहीं ये जो है पाकिस्तान आ जाएगा अंदर। अरे कोई पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, अपना आप ही मर खप रहा है वो भाई, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। चीन से लड़ाई लो, चीन का नाम ची का चे बोला कोई चे, अरे चे बोला कोई, चे बोला चीन का। अरे तो सी बोल दो, तो सी बोला कोई चीन का। चलिए हिंदी में बताइए, नहीं बोला ना। 1990-91 में हमारे समकक्ष खड़ा था, वो दुनिया की दूसरे नंबर की पावर, पहले नंबर की पावर मान लीजिए अब आप उसको। वो ये काम कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि साहब वो जो है संभल मस्जिद के नीचे कालकी महाराज है, ढूंढते रहो भाई। बहरहाल मैं आपको देवेंद्र फडणवीस की बात बता रहा था कि कभी कभी पुराने कर्म इसलिए आगे आ जाते हैं कि अब चीफ मिनिस्टर बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।